हेलो एवरीवन, एडीओ स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हमने पिछली जो लेक्चर है वो 33 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, तो आज उससे आगे देखेंगे। ठीक है, सो आइए, ये थोड़ा बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, या इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, या जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर डी है। वैसे इसका एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पे। वो एक क्वेश्चन छूट गया था पिछला वाला, इसीलिए हमने पहले उसको कर लिया। ठीक है, चलिए, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। राजस्व हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर से आता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से आता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो ये प्रथम 1951 से 56, फिर 56 से 61, ये सब सही है। तृतीय वर्ष 61 से 66, यहाँ तक हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, 1965 में युद्ध हो जाता है हमारे यहाँ, पता ही होगा आपको, इंडिया और पाक का युद्ध हो जाता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और यहाँ से समीकरण बिगड़ना शुरू हो जाता है। सो 66 से जो 71 है ये नहीं चलता है, मतलब 66 से 71 तो नहीं चलता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर ये गलत है। इसके 2-3 साल बाद वो चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये 74। तो मैं ये बता रहा था कि चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका चलता है कब से कब तक, तो 1969 से 74 तक चलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1992-93 में रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि का अनुमान है। ये हमारे मतलब का क्वेश्चन नहीं है, उस समय का है, इसको छोड़ के चलेंगे। चलिए अब आते हैं मुख्य विषय सामान्य विज्ञान पे। ये आपके लिए वैल्यूबल हो सकता है, तो इसको आप जो है ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। 38 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है। हमारे यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान में कौन अग्रणी वैज्ञानिक रहे हैं, तो ये है नंबर बी, वी साराभाई। और इनके बारे में 1-2 पॉइंट हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये जो है वी साराभाई, ये अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक थे। कौन है, अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने, जैसे ये हो गया संचार हो गया, या मौसम से रिलेटेड चीज़ें हो गया, मौसम से रिलेटेड चीज़ें हो गया, या फिर क्या कहते हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आया है, रॉकेट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आया है, ये इन सब चीज़ों में ये काम करते थे। और भारत में उपग्रह टेलीविज़न प्रसारण के विकास में भी ये अग्रणी भूमिका जो है निभाए हैं। इसके अलावा ये जो हैं, इनके सम्मान में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS स्थापित किया गया है। थुम्बा, मैं इसको लिख देता हूँ, इनके सम्मान में जो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया है। सो इनके बारे में इतना चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, किसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन जो है क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसकी जो व्याख्या है, सबसे पहले ये जो है, ये क्वांटम फिजिक्स आजकल आ रहा है, ये क्वांटम प्रकृति पे आधारित थे। ठीक है, उसके बाद ये सिद्धांत जो है, ये प्रकाश वैद्युत का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, सिद्धांत क्या कहता है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं।
ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत है, इसके अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, यही इसका सिद्धांत था। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शीघ्र उत्पादी रिएक्टर हैं बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। कैसे बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न करता है। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? तो 8 मिनट लेता है। 8 मिनट लेता है, ये सबको पता है। चलिए हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिक इवान पावलोव इस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो वो जो मनोशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक, प्रायोगिक मनोविज्ञान में वो जाने जाते हैं। वो मतलब साइकोलॉजिस्ट टाइप के वैज्ञानिक थे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो निकोलस कोपरनिकस ग्रह की जो है बहुत सारे जो सिद्धांत दिए थे। तो ये यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। ये निकोलस जो कोपरनिकस हैं वो ग्रह के ही मेनली साइंटिस्ट थे और उसी पे बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं। ठीक है, इनके बारे में मतलब इन्होंने 1530 में ही ये बता दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1530 में ही बता दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वो लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसके बाद इन्होंने तारों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो है एक प्रूटेनिक टेबल्स की रचना करता है। प्रूटेनिक टेबल्स की रचना करते हैं ये, जिसमें ग्रह की एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाया जाता है। तो आप इनके बारे में ये सब बात याद रख सकते हैं। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किस चीज़ का? ये स्टेनलेस स्टील है, तो मेरे हिसाब से स्टील में जस्ता तो होगा नहीं, इसको काट देंगे। स्टेनलेस स्टील में तांबा भी नहीं होता है, तो इसको काट देंगे। ग्रेफाइट तो होगा नहीं, बचा ऑप्शन कौन सा? लोहा और क्रोमियम। लोहा और क्रोमियम इसका आंसर होगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। देखिए अब इसमें जो है तो बहुत सारे चीज़ जानने को है। अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे हम भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण, पहला नंबर उदाहरण लिखते हैं कि जल का वाष्पीकरण भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण जल का वाष्पीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद बर्फ का पिघलना, जल का जमना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, जल का जमना, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप याद रख सके तो याद रख लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और बादलों का बनना, स्प्रिंग को खींचना, बादलों का बनना, इससे ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का बेसिक मतलब क्या होता है कि आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन का होना। उसमें क्या होगा? आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं रासायनिक परिवर्तन के लिए थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ। अब जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? किसी चीज़ का मूल बदल जाता है, मूल चीज़ें बदल जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है? मूल पदार्थ का जो आंतरिक आणविक संगठन है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। ठीक है, मतलब मूल ही बदल जाती है। इसके उदाहरण 2-3 उदाहरण मैं बता देता हूँ रासायनिक परिवर्तन गुण के। जैसे मैग्नीशियम रिबन, कोयला, जैसे मैग्नीशियम रिबन, कोयला, लकड़ी, पत्ता इत्यादि ETC, इस सब का इसका जलना। मैग्नीशियम रिबन हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पत्ता का जलना, ये सब जो है जब जल जाते हैं तो इसका मूल चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। इसके अलावा जैसे ऑप्शन में रहता है फलों का पकना भी क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्या है?
इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण, पौधों का प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, पौधों का प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। यही है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको PYQ करने का मतलब यही है कि इससे रिलेटेड जो चीज़ हैं उसको याद रखा जाए। ठीक है, चलिए। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आएंगे 46 नंबर पे। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, किस चीज़ के ऊपर से? आपको पता है कि एल्युमिनियम ऐसा एक पदार्थ है जिसमें भाप का जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, हम एल्युमिनियम के बारे में 3-4 चीज़ जानेंगे यहाँ पे। नंबर 1 शुरू करते हैं यहाँ से। हम एल्युमिनियम के बारे में देख रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो आपको पता चल गया कि भाप का प्रभाव जो है एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम पे नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जो फूड पैकेजिंग वाला कोई भी सामान जो होता है उसको जो है ना सिल्वर पेपर में मतलब फोल्ड किया जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगाएंगे तो वो सिल्वर जो पेपर है देता है। क्यों? क्योंकि इस पे भाप नहीं पड़ता है। ठीक है, और एल्युमिनियम के बारे में हम और 3 चीज़ जान लेते हैं कि इसकी जो गलनांक है, इसकी गलनांक पॉइंट जो है वो है 659, यानी कि 659.8 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक है। और इसका जो क्वेथनांक है, क्वेथनांक पॉइंट कितना पे है? तो 2200 डिग्री सेल्सियस पे है। आप इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो एल्युमिनियम है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। ये क्या है? अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है। इसके अलावा एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है? एल्युमिनियम का घनत्व 2.7, इसका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। ये 2.7 ग्राम इसका घनत्व होता है। घनत्व आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और यही चीज़ जानने को ज़रूरी है। और इसके बारे में और एक चीज़ है, जब ऑक्सीजन HCl और तनु H2SO4, तनु और सांद्र होता है, आपको पता ही होगा, H2SO4 के साथ जो अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करता है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, उसके अलावा जब ये क्षारों जैसे जब ये क्षार NaOH तथा KOH इनके साथ अभिक्रिया करते हैं। ये याद रखिएगा कि NaOH तथा KOH के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये H2 मुक्त करता है, या नाइट्रोजन के साथ, तो ये H2 मुक्त करता है। इनके साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2 मुक्त करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब ये नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाते हैं। जब ये नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाएंगे। इतना चीज़ को एल्युमिनियम के बारे में जानना जरूरी है। तो आई थिंक आप कुछ जान गए होंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? तो 1000 किलो का होता है। हालांकि ये कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है अब। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जब पास्चुराइज किया जाता है दूध को, क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उसको मारने के लिए किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? उसको बहुत खूब गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर उसको निश्चित एक ताप पे जो है ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो इसका नंबर C है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक, तो हो गया। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेज से चलने वाली नावों को, या केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, या केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबियन क्या होता है? हम लोग पढ़े थे ना एम्फीबियन हम लोग पढ़े हुए थे, जो जल और ज़मीन, मतलब जो स्थल और जल दोनों में रहता है, उसको हम एम्फीबिया बोलते हैं। तो ये क्या होगा इसका आंसर? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बोला जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो मलेरिया जो है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नहीं, मलेरिया कैसे होता है?
मलेरिया आपको होता है या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। मलेरिया किस चीज़ से होता है? तो मलेरिया के लिए एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का विशेषता क्या होता है? ये डाइजेनेटिक होता है। ये डाइजेनेटिक जैसे मनुष्य में एक जेनेटिक होता है ना, आदमी सिंगल जेनेटिक होता है, ये डाइजेनेटिक होता है, इसलिए इसका उपचार थोड़ा जो है मतलब गंभीर हो जाता है। ठीक, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो गया। इसके अलावा ये ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन गलत है। इसके अलावा ये जो है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, एकदम सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। ठीक है, जहाँ कीचड़ होगा वहीं रहेगा, मच्छर ज़्यादा फैलता है। इसके बाद इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, अगले एग्जाम में इसी से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा 50 नंबर हो गया। अब 51 नंबर पे चलेंगे। बिहार में साक्षरता का स्तर है, हालांकि ये 1992 में एग्जाम हुआ था तब का है, तो अभी हमको करंट में जानने की ज़रूरत है। अभी इसका आंसर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्तमान में क्या है उसको जानने की ज़रूरत है। तो वर्तमान में जो है बिहार की साक्षरता कितनी है? 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हमारे यहाँ 61.8% जो है साक्षरता है, जिसमें पुरुष जो हैं मेल जो हैं 71.2% हैं साक्षर, और फीमेल जो है का है 51.5%। और पूरा भारत का कितना है? पूरा भारत का साक्षरता दर कितना है? 2011 के साक्षरता दर पूरा भारत का कितना है? 73%। ठीक है, सो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। यह कि मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है कहाँ पे हैं मुंडा जनजाति लोग अधिकांश? तो एज यू नो कि 1992 में जो झारखंड थे वो हमारे बिहार का ही पार्ट थे, तो उस समय में, अभी तो फिलहाल झारखंड चला गया मुंडा जनजाति ज़्यादा, लेकिन उस समय में बिहार में हैं, तो ये इसका वो आंसर है। ठीक है, इसके बाद 54 नंबर, बिहार राज्य अवस्थित हैं निम्न देशांतरों के मध्य। तो देशांतर क्या होता है? आपने ग्लोब ऐसे करके मान लीजिए एक ग्लोब है, अगर ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो मज़ा आता। चाहिए कोई बात नहीं, हम देशांतर और पहले अक्षांश के बारे में देखते हैं, तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये ग्लोब है, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये मान लीजिए ये वाला जो लाइन है, लेटा हुआ लाइन, ये जो लाइन है ये लेटीट्यूड है, इसको अक्षांशीय रेखा है। क्या है? अक्षांशीय रेखा है। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, अक्षांशीय रेखा है, तो ये पूछ रहा है कि बिहार का जो है देशांतरीय रेखा क्या है? तो सबसे पहली बात, हमारा जो मेन लाइन था पहले, इक्वेटर कहाँ गया? विषुवत रेखा ये रहा। ठीक है, तो ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर पूछ रहा है। देखिए, तो अब क्या होता है कि ग्लोब में ऐसे करके जो है बहुत सारे लाइन खींचा हुआ है, आपको पता ही होगा। ये लाइन क्या है? अब इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे कि लाइन खींचा ही क्यों जाता है। तो ये देशांतर पूछ रहा है, देशांतर। तो पहले तो आपको पता ही होगा कि हमारा भारत कहाँ पे है? ग्लोब के इस साइड है। ठीक है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी में है। ठीक है, यहाँ पे है लगभग। वहाँ में भी बिहार पूछ रहा है, तो देशांतर पूछ रहा है, तो बिहार कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो जो एग्जैक्ट इसका देशांतरीय विस्तार है बिहार का, वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से। 83 डिग्री है, 83 डिग्री तो इसमें कहीं है ही नहीं। 83 डिग्री ये इसका आंसर कोई भी नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है बिहार का, देशांतरीय जो विस्तार है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इसको याद रखिएगा। से है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, इसका देशांतरीय विस्तार है। इसके अलावा ये तो हो गया देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा मैं आपको एक और वो लिख देता हूँ, अक्षांशीय विस्तार कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं। अक्षांशीय विस्तार भी जानना जरूरी है, नहीं तो अक्षांशीय विस्तार, जैसे मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय बता चुका हूँ, आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री
20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, ये आपके लिए वैल्यूबल रहेगा। सो थैंक यू। आई थिंक कि आप कुछ समझ पाए हैं इसमें। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया 54 नंबर हो गया। हम अब आएंगे अगला नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए समस्या समसामयिक मुद्दे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स पे उस समय में जो भी रिलेवेंट चीज़ रहा होगा उस पर क्वेश्चन पूछा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जो 58 नंबर पे है। ये हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता चल गया, क्योंकि उस समय के करंट अफेयर्स हैं। तो 1992 की इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो सार्क के बारे में पूछा, सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था? रीजनल कोऑपरेशन था। इसका सार्क का मतलब ही होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन से आपको पता चल ही रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसका क्या था? क्षेत्रीय सहयोग से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है सार्क कब बना है? तो ये सार्क जो है SAARC का एस्टेब्लिश जो है 1985 में हुआ है। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, इसके अलावा सार्क में कौन कौन से कंट्री हैं आपको याद है? सार्क कंट्री का आप नेम लिख लीजिए। सार्क कंट्री का नेम पूछ देता है। तो सार्क कंट्री में कौन कौन से देश हैं? सार्क कंट्रीज हम क्या लिख रहे हैं? सार्क कंट्रीज SAARCCOUNT, सार्क कंट्रीज लिख रहे हैं। पहला क्या है? पहला तो हम हो गए भारत इसका है। और उसके बाद भारत के 2 बच्चे हैं, एक हो गया पाकिस्तान पाक, और एक हो गया बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। तो चलिए पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, 3 हो गया। इसके अलावा कुछ जो हमारा फ्रेंडली देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। इसके अलावा मालदीव हो गया। अब इसमें कंफ्यूज क्या करता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में आपको क्या देगा? नेपाल दे देता है। नेपाल, जो याद रखेगा कि नेपाल इसमें नहीं है, सार्क कंट्रीज में नेपाल नहीं है। यानी कि टोटल 3 और 3 6 एक साथ ही हुआ, लेकिन होना तो 8 चाहिए था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, 2 2 4 2 6 एक साथ, लेकिन 8 कंट्रीज है इसमें। 1 मिनट देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 58 नंबर क्वेश्चन है। नेपाल भी है इसका, नेपाल भी, मैं भी सोचूं नेपाल भी है, कंफ्यूज नहीं करना, इसका नेपाल भी है, इसीलिए 8 कंट्रीज है। टोटल 8 कंट्रीज है इसमें, 8 कंट्रीज है 8 कंट्रीज है जिसमें नेपाल भी है। चलिए सो याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग करंट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें वही क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा या इसको जिसकी जो है और भी संभावना है कि कभी भी आ सकता है। इसके अलावा हम डायरेक्ट देखेंगे हम लोग बाकी जो भी क्वेश्चन है, मदर टेरेसा, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था, ये सब हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा हम जो देखेंगे उसके बाद देख लेते हैं, ये सब करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार घटना, ये सब करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं देखेंगे। ये सब यहाँ पे हमारे मतलब का जो क्वेश्चन है वो है भारत में ने वर्ष 1991 में घोषित किया था, क्या घोषित किया था, अब उस समय का है। ये सब हमारे मतलब का नहीं है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पता नहीं, ये जो भी है ये सब उस समय का है, हमारे मतलब का अभी नहीं है। जो हमारे मतलब का है, कौन सा मतलब का है जिस पे आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये चिपको आंदोलन क्या है, किससे रिलेटेड था? छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन था, या वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था, या दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ था, या उपरोक्त में से कोई? तो ये क्या था? वृक्ष से रिलेटेड है चिपको आंदोलन। आंदोलन कौन चलाए थे? चिपको आंदोलन चलाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा चलाते हैं। ठीक है, कहाँ से चलाते हैं? ये यूपी में है एक चमोली जिला, चमोली जिला यूपी का चमोली जिला है, यूपी के चमोली जिला से चलाते हैं। ठीक है, इसका ईस्वी क्या है, किस समय में शुरुआत होता है? तो 19
1973 में ये आंदोलन चलता है। आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और जो हमारी मतलब का क्वेश्चन है वो है 70 फोन आ गया था, ठीक है। और 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। 78 नंबर क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग 2-3 चीज़ जान लेते हैं। पहली बात है कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा ये भारत विभाजन के विरोधी और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये कौन है? हिंदू मुस्लिम जो हमारा मतलब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें ये हिंदू मुस्लिम मतलब के समर्थक थे। और हिंदू मुस्लिम जो विरोधी जो देश चल रहा था, देश विभाजन की जो बात चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान बना बाद में जाकर के माननीय जिन्ना की मदद से, तो उसके वे सख्त विरोधी थे, ठीक है। चलिए, ये 2-3 पॉइंट आप जान लीजिए तो अच्छा रहता है। हो गया। उसके अलावा हमारे इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन है 83 नंबर पे है, बाकी सब करंट है। हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं बाकी सब क्वेश्चन को? क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे मतलब का है। 83 में इसका माफ़ कीजिएगा, 83 का वो घिसा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है, हालांकि तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें इसका मतलब एक ही कोई गलत होगा, तो 3 तो इन्फॉर्मेशन है। भीमसेन जोशी कौन है? शास्त्रीय गायन संगीतकार हैं, ठीक है। अलारखा कौन है? तबला वादक, भारत के तबला वादक, मशहूर तबला वादक हैं अलारखा। देबू चौधरी सितार वादक हैं। और क्वेश्चन मेन रूप से इनके बारे में था कि SM सुब्बालक्ष्मी कौन है? ये बांसुरी वादक नहीं है, ये एक संगीतकार हैं, ठीक है। इनके बारे में सबसे पहले ये फेमस क्यों हैं, इनके बारे में क्वेश्चन ही क्यों आया है? इनके बारे में इसलिए क्वेश्चन आया है कि इन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था संगीत के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार करंट से थोड़ा भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये किसी भी फील्ड में बहुत बड़े लोगों को दिया जाता है, मतलब जो बहुत ही मतलब समाज में कोई जो है वैल्यू क्रिएट किया हुआ या वो अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़ा उस चीज़ का प्रसिद्ध और विद्वान रहा हो, पंडित रहा हो, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला था कब? 1974 में। इसके अलावा फिर भारत के जो भी गवर्नमेंट हैं उन्होंने भी इनको रिकॉग्नाइज़ किया और 2008 में इसको भारत रत्न भी मिला है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, भारत रत्न भी इनको दिया गया है, ठीक है। प्रश्न सुब्बालक्ष्मी पे ही था, बाकी संगीतकार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको रख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास जो और रेलिवेंट क्वेश्चन है वो है 86 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को, ठीक है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे मतलब का है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के कौन हैं? ये हैं HJ भाभा। अभी तो हम लोग देखे ही थे इनके बारे में, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो क्या कहते हैं, इन्होंने क्या सब काम किया है उसके बारे में 3 पॉइंट देख लेते हैं। ये परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। आपको पता ही है कि ये जनक है किसमें? परमाणु से रिलेटेड जो इंडिया में जो भी आजकल काम चल रहा है ना, वो इन्हीं का देन है। परमाणु ऊर्जा में इंडिया के जनक हैं, ठीक है, भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी ये स्थापित किए हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर होमी भाभा ने वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र ट्रॉम्बे की स्थापना की थी। इतना बात आप याद रख सकते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम खर्च होता है तो मैंने आपको बता दिया, आप सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारे मतलब का जो क्वेश्चन है वो है 89 नंबर, जो अभी भी रेलिवेंट है। ओजोन परत क्या बताता है? कि अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, सबको पता है। अब अंटार्कटिका ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, AC हैं, फ्रीज हैं, बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु हैं जिसमें केमिकल्स का प्रयोग या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस सब का प्रयोग होता है, तो उससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है वो अंटार्कटिका के ऊपर जो है ना क्लाउड बना देता है। क्लाउड जाके जम जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर जाके जम जाता है। और जमने से क्या होता है कि आपको पता ही है कि ओजोन लेयर, इससे ओजोन लेयर जो है, ओजोन के स्तर में क्या होता है, छिद्र हो जाता है।
अब ओजोन के स्तर में छिद्र हो गया, मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे जाके जम गया और इसके वजह से जो है ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है। कहाँ गया भाई, ये क्लाउड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मिट जाता है। ये क्लाउड है जो अंटार्कटिका के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है। ओजोन लेयर से छिद्र हो जाता है, इससे ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी आती है ना, सूर्य की रोशनी वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ जाता है, जिससे हम लोगों को अनेक प्रकार की त्वचा रोग जो है, शरीर का स्किन डिजीज हो जाता है। ओजोन लेयर क्या करता है, जो हानिकारक रेज हैं, सूर्य वाला जो रेज हैं, उससे हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने इसीलिए ओजोन परत का ठीक ठाक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंटार्कटिका के बारे में यही है, ये जो है आज भी रेलिवेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये आप जब भी कहीं भी पढ़ेंगे थोड़ा डीप गहराई में तो आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारे मतलब का क्वेश्चन है 99 पे, मतलब ये सब बाकी सब जो है करंट का क्वेश्चन है, जो जिससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जैसे ये डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से है, इसको भी लगा ही देते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, कौन करते हैं जंतर मंतर का निर्माण? तो जंतर मंतर का निर्माण करता है महाराजा जयसिंह सेकेंड, महाराजा जयसिंह सेकेंड करते हैं। ठीक है, जंतर मंतर क्यों पूछा था और आंसर में अकबर दिए हैं, शाहजहां दिए हैं, सबको लगता है कि मुगल काल में ही जंतर मंतर बना होगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था। ये ऑप्शन गलत है सब। ठीक है, तो आंसर है महाराजा जयसिंह। ये कब बना है जंतर मंतर बना है 1723 में बना है जंतर मंतर। इसमें क्या है, इसमें 13 वास्तुशिल्प खगोल विज्ञान उपकरण है। इसमें 13 वास्तुशिल्प, वास्तु एक और लाइन होगा, वास्तुशिल्प खगोल विज्ञान उपकरण है, खगोल विज्ञान उपकरण है। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य खगोल घटनाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और चाल की भविष्यवाणी करना था। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, आप आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का आंसर पूरा चाहिए तो 1 से लेकर के सबका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको ये लगता है तो आप अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में और मतलब बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप मेरा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू। मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, आप थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है।